हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का चैप्टर। 2461 सुपर पावर्स का सार। एक, झंग यी यूनिवर्स को मैटीरियल वर्ल्ड कहना पसंद करता है क्योंकि वो साफ तौर पर समझता है कि जो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है वो उसका सिर्फ बाहरी रूप है, और इस दिखाई देने वाले यूनिवर्स के नीचे एक ओरिजिनल ट्रू यूनिवर्स मौजूद है। सारी शक्तियों का स्रोत वो ईथरिक एनर्जी है जो बिग बैंग के समय एक हायर कॉस्मिक डायमेंशन की पावरफुल विल द्वारा इसमें भरी गई थी। इसलिए जब हम सुपर पावर्स की जड़ तक जाते हैं तो आग, तूफान, बिजली और इस मटेरियल वर्ल्ड में मौजूद सारी ताकतें आखिरकार एक ही तरह की शक्ति होती है। झंग यी उन्हें पढ़ा भी रहा था और साथ ही अपने अब तक के अनुभवों पर भी गहराई से विचार कर रहा था। उसकी नजरें और गहरी हो गई। उसकी बातें अब ज्यादातर लोगों की एबिलिटी लेवल से कहीं ऊपर की थी। कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सब पूरी गंभीरता से सुन रहे थे। तो हो सकता है कि एक दिन जब हम सुपर पावर्स के रास्ते पर बहुत आगे निकल जाएं, तो सारी शक्तियां मिलकर ईथर के सबसे प्राइमल फ्रैगमेंट्स की पावर बन जाए। तब न नेन रहेगा, न फायर टाइप, न आइस टाइप। ये सारे कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएंगे। और जब तुम उस स्टेज पर पहुंचोगे तो तुम पूरे मैटीरियल वर्ल्ड के साथ रेजोनेट कर पाओगे। तब तुम्हारी ताकत कल्पना से भी बाहर के लेवल पर पहुंच जाएगी। झंग यी की आवाज सबके दिलों में गूंज गई। सबकी आंखों में उलझन भी थी और चाहत भी। क्या ऐसा कोई लेवल है जिसे वे सच में छू सकते हैं? उसी पल अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। फ्रंट रो में बैठे फैटिक शू को अचानक समझ आ गई। उसके दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। उसने हाथ उठाया और बोला, डैड, मुझे समझ आ गया। जैसे हम कुछ भी खाए, आखिर में वो टॉयलेट में जाकर पॉटी ही बनता है। तो खाने का असली सार तो आखिरी दो शब्द निकलने से पहले ही झंग यी की तेज नजर ने उसे चुप करा दिया। तुम्हारी बात थोड़ी भद्दी जरूर है, लेकिन आइडिया मोटे तौर पर सही है। कुछ लोगों की सुपर पावर्स बहुत पावरफुल होती है, जैसे वे अबालोन, सी कंबर, शार्क फिन और फिशमो खाते हों। और कुछ की सुपर पावर्स साधारण होती है, जैसे सादा चावल। लेकिन आखिरकार सबका एंड पॉइंट एक ही होता है। झंग यी ने फिर क्षु पंगजी की तरफ देखा। फैट मैन साफ चाहता था कि झंग यी उसकी खाने पॉटी वाली थ्योरी को पूरा सपोर्ट करे। झंग यी को अंदर से घिन आ गई। अच्छा हुआ नाश्ता काफी पहले हो चुका था, वरना सच में किसी को मारने का मन कर जाता। वो एनर्जी है जो तुम्हारे शरीर को चाहिए। तुम कुछ भी खाओ, आखिर में वो शरीर की जरूरत की एनर्जी में ही बदलेगा। लेकिन साफ है, लोग अबालोन और शार्क फिन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही जब तुम्हें पता है कि इनह्यूमंस के आखिरी स्टेज पर सारी ताकत प्राइमल ईथर में ही बदलेगी, तो कौन नहीं चाहेगा कि ग्रोथ के रास्ते में ज्यादा पावरफुल एबिलिटी चुने। लू दहाई ने लिखना रोक दिया और उत्साहित होकर बोला, टीचर, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जैसे कमजोर एबिलिटी वाले लोगों को भी भविष्य में बहुत स्ट्रांग बनने का मौका है? मौके हमेशा होते हैं, झंग यी ने शांत स्वर में कहा। बस तुम्हारा रास्ता दूसरों से ज्यादा मुश्किल होगा। सुपर पावर्स की कल्टीवेशन के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, जैसे नदियां आखिरकार समुंदर में मिलती है। अब पीछे देखकर लगता है कि झंग यी की शुरुआती स्पेशल एबिलिटी स्पेस कॉम्बैट में लगभग बेकार थी। काफी समय तक वो लड़ाई में गन्स पर ही निर्भर रहा। बाद में उसने बहुत सारे दूसरे इनह्यूमंस के ईथर फ्रैगमेंट्स डिवावर किए। तभी जाकर वो धीरे धीरे दुनिया के टॉप इनह्यूमंस में शामिल हुआ। और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन शायद तियन्यू पैलेस के बाद ही शुरू हुई।
स्पिरिचुअल ओशन के बैप्टिज्म ने उसकी ग्रोथ को सीधे छलांगों में बढ़ा दिया। क्लास में झंगी, सुपर पावर्स, मेडिटेशन और मेडिटेशन से स्ट्रांग बनने की प्रक्रिया लगातार समझाता रहा। इसमें वैंग यांगमिंग की फिलॉसफी ऑफ माइंड की उसकी समझ भी शामिल थी। फिलॉसफी ऑफ माइंड इंसानों द्वारा बनाई गई एक मेडिटेशन मेथड है और इसकी वैल्यू बेहद ज्यादा है। नीचे बैठे लोग सुनते रहें, कुछ समझ पाए, कुछ नहीं, लेकिन ये आधी नींद आधी जागी हालत भी पहले की अंधी टटोल से 1000 गुना बेहतर थी। हर किसी की अपनी अपनी समझ थी, सब अलग थे, लेकिन इसी बेतरतीब कल्टीवेशन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनका सुपर पावर कंट्रोल लगातार मजबूत होता जा रहा है और उनका सुपर पावर इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है। पलक झपकते ही 6 महीने चुपचाप गुजर गए। झंगी द्वारा शुरू की गई कंप्रीहेंसिव कल्टीवेशन प्लान के बाद पूरे हुएक्सू किंगडम में सुपरनेचुरल बीइंग्स की ताकत आग की तरह फैल गई। खासकर तियनहाई सिटी वो नए युग की कल्टीवेशन की पवित्र जमीन बन चुकी थी। यहां सबसे ज्यादा रिसोर्स थे और झंगी का लगातार इंप्रूव होता मेडिटेशन सिस्टम सबकी स्ट्रेंथ हैरान करने वाली रफ्तार से बढ़ रही थी। पिछले 6 महीनों में बाहरी दुनिया पूरी तरह उथल पुथल में रही। हर देश में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, सीमाएं तोड़ रहे थे, नए स्टेज में एंटर कर रहे थे। जो देश लूनर मिशन में शामिल थे, उन्हें झंगी से सिर्फ 10% सप्लाई भी मिल जाए तो वो खजाना बन जाती थी। फिर भी तियनहाई सिटी प्रोग्रेस सबसे अलग थी। उनकी ग्रोथ रेट वर्ल्ड एवरेज से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि झंगी ने लूनर रिसोर्सेज का 10% से भी ज्यादा अपने कोर लोगों को दे दिया था, जैसे झूकेया, फैटिक शू और अंकल यू। लगभग हर दिन तियनहाई सिटी में कोई न कोई सुपर पावर बैरियर ब्रेक कर रहा था और इन सब का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स अब भी वही आदमी था। झंगी सिर्फ 6 महीनों में उसका सुपर पावर इंडेक्स 50,000 से बढ़कर 52,000 पहुंच गया। सुनने में ये सिर्फ 2,000 लगता है, लेकिन असल में ये क्वांटिटी से क्वालिटी की भारी छलांग थी। अगर किसी और एंशिएंट सिविलाइजेशन के व्यक्ति की बात करें तो 2000 क्या नाइट लेवल को स्टेबल करने में सालों या दशकों लग जाते। झेंग लोभी क्या कर लेता? पूरे वुलुयन एम्पायर के रिसोर्स होने के बावजूद उसका इंडेक्स सिर्फ 55,000 ही था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स अनलिमिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। शरीर और दिमाग दोनों की लिमिट होती है, लेकिन झंगी ने यह छलांग सिर्फ 6 महीनों में पूरी कर ली। उसकी ताकत और भी गहरी हो गई, एक अंतहीन यूनिवर्स की तरह जिसकी कोई सीमा नापी नहीं जा सकती। कॉम्बैट सिम्युलेशंस में उसकी एनर्जी रिलीज प्रिसिजन एटॉमिक लेवल तक पहुंच चुकी थी। एक ही ख्याल में वो एनर्जी की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता था। खासकर डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकंपोजिशन जैसी हाई प्रिसिजन स्किल में वो 3 किलोमीटर दूर से एक बाल तक बिल्कुल सटीक काट सकता था। उसी समय उसके आसपास के लोग भी साथ साथ इवॉल्व हो रहे थे। झंगी की लगातार पर्सनल ट्रेनिंग और भरपूर रिसोर्सेज की वजह से उनकी ग्रोथ भी अकल्पनीय रफ्तार से हो रही थी। झूकेया का सुपर पावर इंडेक्स 32,000 पार कर चुका था। इमॉर्टल की शक्ति एक बार फिर स्ट्रेंथन हुई। अब वह बिना किसी सर्जिकल टूल या दवा के सीधे बीमारी के हिस्से में घुसकर इलाज कर सकती थी। यहां तक कि टर्मिनल इलनेस भी आसानी से ठीक हो जाती थी। वो तो अभी अभी मरे लोगों के शरीर तक जबरदस्ती रिपेयर करके उन्हें जिंदा वापस ला सकती थी।
अध्याय 2462 अलौकिक शक्तियों का सार 2। झांग यी के लिए झो केयर की क्षमताएं जितनी मजबूत होंगी वो स्वयं उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि झो केयर की शक्तियां उसके शरीर को और गहराई से आनुवंशिक स्तर तक संशोधित कर सकती है। उसके माइटोकॉन्ड्रिया अब अधिक शक्तिशाली रूप से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और उसके शरीर की ऊर्जा रूपांतरण दर असाधारण रूप से ऊंची हो चुकी है। डीएनए अनुक्रमों में टेलोमियर कोशिका विभाजन के दौरान छोटे होते जाते हैं और यही मानव आयुसीमा का एक प्रमुख कारण है। झो केयर ने इस समस्या को काफी हद तक कम कर दिया है। अब वो झांग यी और अन्य लोगों की आयु को 500 वर्षों से भी अधिक तक बढ़ा सकती है। झांग यी और बाकी लोग अब दंतकथाओं जैसे अमर अस्तित्व बन चुके थे। झांग यी को अचानक एहसास हुआ कि जब तक कोई बाहरी संकट न हो, अमरता प्राप्त करना उतना कठिन नहीं लगता। भविष्य में जब लू केरान और झो केयर की क्षमताएं पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाएंगी, तो वो यिहेन कबीले की नकल करते हुए एक पूर्णतः सुरक्षित वैकल्पिक आयामी क्षेत्र बना सकता है, जहां सभी को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित किया जा सके। झांग यी को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि मोटा शू, जो अब भी वही लापरवाह रवैया रखता था, उसकी क्षमता सूचकांक वास्तव में 30,000 अंकों को पार कर चुकी थी। यदि ये बात बाहरी दुनिया को पता चल जाए तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे। आखिरकार बाहरी लोगों की नजर में मोटा शू केवल एक डरपोक और हास्यास्पद मोटा आदमी था, जिसकी वास्तविक युद्ध क्षमता विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। वुलुआन साम्राज्य की विजय के दौरान ही उसने पहली बार युद्ध क्षेत्र को जमाकर नियंत्रित करने की अपनी शक्तिशाली क्षमता का प्रदर्शन किया था। 30,000 अंकों की क्षमता के साथ वो पहले ही श्वेत बिश्पस्तर के इनह्यूमन की दहलीज में कदम रख चुका था। ये वास्तव में चौंकाने वाली बात थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की संगति में वो शीर्ष 3 में स्थान बना सका। हालांकि इस प्रक्रिया में ली यांगयांग की भूमिका अनिवार्य थी। दोनों के बीच दैनिक जीवन में बहुत संवाद हुआ, जिससे शू पांगजी को मेहनत करने और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिला। जहां तक अंकल यू की बात है, वो भी काफी बदल चुका था। एक साइबोर्ग के रूप में उसकी मूल शारीरिक सीमाएं पहले ही सामान्य सुपरह्यूमन से अधिक थी। अब झांग यी और लू केरान की मदद से उसकी समग्र युद्ध शक्ति बढ़कर 34,000 अंकों तक पहुंच गई और उसने आधिकारिक रूप से अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में एप्सिलॉन स्तर में प्रवेश कर लिया। वो खुद मजाक में कहता था, मेरी ये पुरानी हड्डियां अब कुछ 100 साल और काम कर सकती है। यांगसिया मूल रूप से केवल एक लॉजिस्टिक्स और चिकित्सा सहायता कर्मी थी। अब उसकी क्षमता सूचकांक 20,000 अंकों को पार कर चुकी है। उसकी क्षमता गवर्नमेंट फूड की रानी ऐसा भोजन बनाती है जो उपभोक्ता को युद्ध के दौरान तेजी से चोटों से उबरने, मानसिक थकान दूर करने और यहां तक कि सैन्य उत्तेजक के रूप में भी काम करने देता है। इसी कारण उसे चलती फिरती दूसरी जिंदगी का स्रोत कहा जाने लगा। यांगसिया और ली जियान, ये दोनों क्षमता उपयोगकर्ता पूरे तियानहाई शहर की खाद्य आपूर्ति को संभालने में सक्षम हो चुके थे। हुआ ये उत्परिवर्तित टैबी बिल्ली केवल 6 महीनों के प्रशिक्षण में ही मनुष्यों से कहीं तेजी से मजबूत हो गई। लगातार खाने के माध्यम से उसकी क्षमता सूचकांक 36,000 अंकों तक पहुंच गई, जिससे वो एक वास्तविक युद्ध पालतू राजा बन गई। उसकी अतृप्ति क्षमता उसे कनखजूरों को मसालेदार स्नैक्स की तरह खाने देती है और बिना किसी अतिरिक्त ध्यान या बोध के वो सीधे अपने पेट के माध्यम से ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, जिससे उसकी क्षमता सूचकांक तेजी से बढ़ती रहती है। कभी कभी झांग यी भी इस प्रतिभा से ईर्ष्या महसूस करता था, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा नहीं था कि जीवित शिकार निगल सके, इसलिए वो केवल निराश होकर देख सकता था। कुछ लोग मजाक में कहते थे कि अगर हुआ इसी तरह खाती रही तो भविष्य में वो सृष्टिकर्ता की भी बराबरी कर सकती है। टीम की यांत्रिक विशेषज्ञ लू केरान हुआशु राज्य के नंबर 1 और दुनिया की शीर्ष सुपर जीनियसों में से एक है,
जिसकी क्षमता सूचकांक 34,000 नहीं बल्कि 37,000 अंकों तक पहुंच चुकी है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो झांग यी की प्रमुख शिष्या थी, क्योंकि लू केरान का विकास तकनीकी प्रगति पर आधारित था। झांग यी के सभी उपकरणों को उन्नत करने की जरूरत के अलावा लू केरान ने अकेले ही पूरे तियानहाई शहर का सबसे शक्तिशाली हिंसक संगठन यांत्रिक सेना तैयार किया। वो जितनी मजबूत होगी, तियानहाई शहर उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। अब लू केरान ने पूरी तरह से शून्य रूपांतरण के उपयोग में महारत हासिल कर ली है और वो शून्य से जटिल भौतिक संरचनाएं बना सकती है। उसके हाथों में पदार्थ और ऊर्जा के बीच की सीमा पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। यंत्र निर्माण की प्रक्रिया में वो हवा से कण पकड़कर उनकी क्वार्क संरचना को संशोधित करके औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ माने जाने वाले तत्वों का उत्पादन सीधे कर सकती है। कोई भी दुर्लभ तत्व अब उसके लिए दुर्लभ नहीं रहा। वो उन्हें पूरी तरह बड़े पैमाने पर बना सकती है। उसने दो प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकों को मिलाकर पूरी यांत्रिक सेना और सुपर युद्धपोत की हथियार प्रणालियों को उन्नत कर दिया। वाल्किरी लियांग युए की क्षमता सूचकांक 35,000 अंकों तक पहुंच चुकी है। उसकी क्षमता अब भी सबसे सरल और शुद्ध सुदृढ़ीकरण प्रकार की है, जिससे वो निकट दूरी की घातकता की रानी बन गई है। यदि वो पर्याप्त करीब पहुंच जाए तो वो नाइट स्तर के इनह्यूमन को भी मार सकती है। झांग यी को उससे यही चाहिए था कि वह एक संरक्षक बने। टीम के अभियानों के दौरान लियांग युए और अंकल यू अन्य सदस्यों की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। छाया मू यान, जिसकी क्षमता सूचकांक 22,000 अंक है, वो टीम में सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाली व्यक्ति थी। झांग यी ने उसे शुरुआत में इस समस्या को हल करने के लिए भर्ती किया था कि वो टीम युद्धों में दूसरों की रक्षा नहीं कर पाता था। उसकी क्षमता सूचकांक बहुत अधिक होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन झांग यी ने फिर भी उसे कुछ अतिरिक्त सहायता दी, जिससे उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ गई। इस तरह छाया के भीतर अधिक लोग और वस्तुएं समाहित की जा सकती थी। आखिरकार उससे किसी प्रत्यक्ष युद्ध की अपेक्षा नहीं की जाती थी। सभी प्रतिभागियों में नई सदस्य ली यांगयांग ने भी सफलतापूर्वक हासिल किया। एप्सिलॉन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी क्षमता सूचकांक सीधे 16,000 अंकों तक पहुंच गई, लेकिन ये उसके सबसे बड़े परिवर्तन का हिस्सा नहीं था। अतीत में शेंगजिंग क्षेत्र द्वारा उसके भीतर डाले गए नियमों ने उसकी सोच को सीमित कर दिया था। ये एक छिपी हुई मानसिक बेड़ी थी जो उसकी क्षमताओं को भी सीमित करती थी, जिससे वो अपनी प्रतिभा होने के बावजूद पूरी तरह से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाती थी। उस दिन तक जब यांग शिनशिन ने स्वयं हस्तक्षेप किया, उसने मीम तीर से ली यांगयांग की आध्यात्मिक दुनिया को भेद दिया और मन शुद्धिकरण का उपयोग करके उस नियम को पूरी तरह मिटा दिया। जिस व्यक्ति ने ली यांगयांग में वो क्षमता डाली थी, वो केवल शेंगजिंग क्षेत्र का एक सामान्य डेल्टा स्तर का मानसिक क्षमता उपयोग करता था। यांग शिनशिन के सामने उसकी क्षमताएं कागज जितनी पतली थी और आसानी से मिटा दी गई। इस प्रकार ली यांगयांग की मानसिक इच्छा पूरी तरह से मुक्त हो गई। यांग शिनशिन को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि ली यांगयांग में कोई समस्या है या नहीं। एक बार मीम तीर छोड़ा गया तो चाहे समस्या मौजूद हो या न हो, वो स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके अलावा सावधानी के तौर पर उसने ली यांगयांग के मन में एक और नियम भी स्थापित किया। यदि वो कभी झांग यी की टीम से विश्वासघात करेगी तो वो तुरंत मर जाएगी। और जहां तक यांग शिनशिन की बात है, उसकी शक्ति किस हद तक बढ़ी? उसे कभी भी विशेष रूप से मजबूत बनने में रुचि नहीं रही, क्योंकि उसे सुरुचिपूर्ण रणनीतिक योजना अधिक पसंद है। उसके विचार में खिलाड़ी का स्वयं खेल में उतरना अत्यंत असुंदर है। इसलिए भले ही उसकी प्रतिभा इतनी ऊंची थी कि उसे यिहेन कबीले के 2 नाइट्स ने चुना था, फिर भी उसे अपनी अलौकिक क्षमताओं को सुधारने में विशेष रुचि नहीं थी। 6 महीनों में वो केवल अपनी क्षमता सूचकांक को 48,000 अंकों तक ही बढ़ा पाई। अध्याय 2463।
अलौकिक शक्तियों का सार 3। रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर तियानहाई शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, मानो प्राचीन तारों भरे समुद्र की बची खुची परछाइयां हों। झांग यी बिस्तर पर शांति से लेटा हुआ था। उसकी चेतना धीरे धीरे ईथर के असीम समुद्र में डूबती जा रही थी। वहां न कोई उतार चढ़ाव था, न समय था, न ही स्थान। आसमान और धरती लुप्त हो चुके थे, केवल प्रकाश शेष था। सैकड़ों करोड़ श्वेत प्रकाश बिंदु उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित हो रहे थे। हर एक प्रकाश नियति की एक शाखा था, भौतिक जगत में किसी अस्तित्व की आत्मा की बची हुई प्रतिध्वनि। उस प्रकाश सागर की गहराई में एक मानवाकार की प्रकाश किरण थी, पूर्णतः श्वेत, शांत और निर्मल, मानो शाश्वत हो। वही लिंग थी। झांग यी के मन में विचार आते ही वो पास आ गई। उसकी आवाज उदासीन किंतु कोमल थी, भावनाओं से रहित प्रतीत होती हुई भी आत्मा को भेदने वाली। तुम फिर आ गए हो। झांग यी मुस्कराया। उसकी आवाज ईथर के समुद्र में गूंज उठी। मैंने महसूस किया है कि जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं, क्योंकि तुम अब एक निर्णायक बिंदु के करीब पहुंच चुके हो। लिंग ने शांति से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें किसी तारे के केंद्र जैसी थी, जिनमें अनंत चमक परावर्तित हो रही थी। ईथर तुम्हारी आत्मा के साथ अनुनाद करने लगा है। भौतिक जगत से तुम्हारा संबंध कमजोर हो रहा है और हमारे साथ तुम्हारा संबंध मजबूत हो रहा है। झांग यी की भौहें सिकुड़ गई। क्या तुम ये संकेत दे रही हो कि मैं तुम्हारे जैसा बनने वाला हूं? लिंग ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, अभी तुम हम में से एक नहीं बनोगे। तुम अभी भी मनुष्य हो, जब तक कि तुम अपने भौतिक शरीर को त्यागने का चुनाव न करो। भौतिक शरीर ही भौतिक जगत में तुम्हारा आध्यात्मिक लंगर है। ईथर उन लोगों को निगल लेता है जिन्होंने अपना आध्यात्मिक लंगर खो दिया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी भी लगाव है। उसकी दृष्टि कोमल थी, मानो वो उसकी आत्मा की गहराइयों तक देख पा रही हो। तुम्हारी मानवता तुम्हें संतुलन में रखती है। झांग यी कुछ क्षण चुप रहा, फिर पूछा, लिंग, मैं जानना चाहता हूं, भौतिक जगत का भविष्य कैसा होगा? मुझे महसूस हो रहा है कि खतरा और करीब आता जा रहा है, और तुम जानती हो कि मुझे ये हमेशा से नापसंद रहा है। लिंग ने मौन भाव से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ब्रह्मांड के कृष्ण विवरों जितनी गहरी थी, जिनमें अनंत अतीत और भविष्य समाये हुए थे। समय लगभग समाप्त हो चुका है। झांग यी की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। इसका क्या अर्थ है? लिंग की आवाज हवा की फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी उसमें एक अनिवार्य शक्ति थी। सृष्टिकर्ता द्वारा लगाया गया मुहर टूट रही है। भौतिक जगत एक युग के वास्तविक अंत का स्वागत करने वाला है। प्राचीन नियम अब स्थिर नहीं रहे। वे जातियां जिन्हें समय ने मिटा दिया था, और वे सभ्यताएं जिन्हें निर्वासित किया गया था, सब लौट आएंगी। झांग यी कुछ और पूछने ही वाला था कि अचानक पूरा ईथर सागर जोर से कांप उठा। अनगिनत प्रकाश किरणें चारों ओर बिखर गई, जैसे फटे हुए धागे। लिंग की आकृति धुंधली होने लगी, और अंत में केवल एक अंतिम फुसफुसाहट रह गई। याद रखना, प्रकाश के बाद पतन आता है। धड़ाम। झांग यी अचानक स्वप्न से जाग उठा। तेज दर्द उसके मस्तिष्क में दौड़ गया, मानो हजारों विद्युत धाराएं उसकी नसों से गुजर रही हों। उसी क्षण उसने अपने मन में एक प्रकार की चेतना को जागते हुए महसूस किया। वो ब्रह्मांड के उच्चतर स्तर से आई एक इच्छा थी, ठंडी, विशाल और भयावह रूप से स्पष्ट। वो भाषा नहीं थी, वो आवाज भाषा से परे थी। वो एक प्रबल इच्छा थी जो सीधे उसके मन में उतरी थी। उस इच्छा का अर्थ था, भौतिक जगत पर लगी मुहर आधिकारिक रूप से हट चुकी है। झांग यी ने कठिनाई से उठकर बैठने की कोशिश की। उसकी कनपटियों से ठंडा पसीना बह रहा था। बाहर अब भी गहरी रात थी, लेकिन अगले ही क्षण
उसने पाया कि रात उजली हो चुकी थी। तियानहाई शहर के ऊपर का आकाश मानो प्रकाश की चादर से ढक गया हो, जैसे दिन निकल आया हो। यह सूर्योदय नहीं था, बल्कि आकाश की गहराइयों से प्रक्षेपित एक विचित्र प्रकाश था। उस प्रकाश में कोई ताप नहीं था, फिर भी वो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। वो खिड़की तक गया, अचानक ऊपर देखा, और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसने अनजाने में उसके होंठ हल्के से खोल दिए। आकाश के बादलों के भीतर एक विशाल परछाई उभरी हुई थी। वो न बादल थी, नहीं ध्रुवीय प्रकाश। वो एक अर्धपारदर्शी अदृश्य सा दैत्य था। उसकी आकृति पूरे आकाश में फैली हुई थी, मानो कोई सोया हुआ देवता पूरी पृथ्वी को ढक रहा हो। बादलों के नीचे छिपा हुआ इस अजीब तरह से उजली आधी रात में वो उड़ते पक्षी और तैरती मछली दोनों जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसका आकार स्तब्ध कर देने वाला था। झांग यी ने अनुमान लगाया कि उसकी लंबाई सैकड़ों मीटर होगी। ये ऐसा प्राणी था जिसे झांग यी ने पहले कभी नहीं देखा था। बिना सोचे समझे ही वो जान गया कि ये किसी प्राचीन सभ्यता से आया होगा। उसी क्षण झांग यी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो जानता था कि ये केवल दृश्य भ्रम नहीं है, ये एक वास्तविक अस्तित्व था। इसका प्रकट होना और वो इच्छा जो उसे अभी अभी मिली थी, इन दोनों ने उसे एक सच्चाई का एहसास करा दिया। भौतिक जगत में, पृथ्वी पर, वे नियम जो प्राचीन सभ्यताओं को बांधते थे, पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। विभिन्न जातियां अब मैदान साफ करने की तैयारी में, ताकि मानवों की 7वीं पीढ़ी के आगमन के लिए स्थान बनाया जा सके। झांग यी ने एक गर्म सांस छोड़ी। उसका कमरा अब भी वसंत ऋतु जैसा गर्म और आरामदायक था। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चला, जीवित होने की सुंदरता को महसूस करते हुए, और उसका आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। दुनिया चाहे जैसे बदले, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, जो भी मेरी शांत जीवन शैली को बाधित करे उसे मिटा देना। बेशक वो भागने का विकल्प भी चुन सकता था। किसी भी स्थिति में वुलवान साम्राज्य का पुराना गढ़ केवल आधे साल से कुछ अधिक समय में नवीनीकृत हो चुका था, और किसी भी समय वहां जाया जा सकता था। ये विचित्र घटनाएं केवल तियानहाई शहर के आकाश तक सीमित नहीं थी। अधिक सही ये होगा कि जिस क्षण वो इच्छा उतरी, उसी क्षण अनगिनत प्राचीन अस्तित्व, वे अस्तित्व जो अरबों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उतरने लगे। आर्कटिक की रात में हवा की आवाज ऐसे थी मानो कांच के टुकड़े एक साथ असंख्य कानों को खुरच रहे हों। बर्फीला समुद्र पहले हल्का सा कांपा, फिर ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य विशाल हाथ समुद्र तल से ठंड को खींच रहा हो। पाले की परतें चढ़ने लगी, बढ़ती गई और फैलती गई, बेकाबू हिमस्खलन की तरह तेजी से। श्वेत लहरें वही जम गई, उनकी चोटियां हवा में मूर्तियों की तरह ठोस हो गई। समुद्री कुहासा चांदी के पर्दे में बदल गया, जो हवा में तैरता और झूलता रहा। नवनिर्मित बर्फीले मैदान पर स्वाभाविक रूप से उगी बर्फीली कगारें उठ खड़ी हुई। उनके तेज किनारे चाकू की तरह प्रकाश को परावर्तित कर रहे थे। उन उभरी हुई पीठों के बीच बने वायु मार्गों में पदचाप गूंज उठी। बर्फ के कणों के आपस में कुचलने जैसी कोमल कुरकुरी ध्वनि। आर्कटिक के बर्फीले समुद्र से हिमयू की जातियां प्रकट हुई। उनके लंबे चांदी सफेद बाल टखनों तक पहुंचते थे। उनकी पुतलियां इतनी हल्की थी कि लगभग पारदर्शी लगती थी, और उनकी त्वचा पर बर्फ जैसी फॉस्फोरसी चमक थी। उनके वस्त्रों के नीचे उनकी नग्न बाहों पर, जो मानव कंकाल के अनुपात जैसी थी, बर्फ जैसी नसें जड़ी हुई थी। उनकी उंगलियों के जोड़ खुलते बंद होते समय हल्की सी चटकने की, स्फटिकीकरण जैसी आवाज निकलती थी। वे मौन थे, फिर भी हवा में एक असामान्य कंपन फैल रहा था। ये बर्फ की भाषा थी। यदि हवा को तार माना जाए, तो ये प्राणी सबसे ठंडे स्वरपटल को झंकृत कर रहे थे। आर्कटिक में मनुष्यों द्वारा छोड़े गए एक अनुसंधान केंद्र पर
मोटे लोहे के फाटक पल भर में उंगली के जोड़ जितने मोटे पाले के कलियों से ढक गए। दूर इनुइट मछुआरा गांव के छोटे घरों की पीली रोशनियां ठंडी धुंध से छुई सी लग रही थी। उनकी चमक मंद पड़ गई, लेकिन वहां कोई सहार नहीं था, न कोई पीछा। केवल एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हो रही थी। विशाल बर्फीले जहाज जो बर्फीले समुद्र के नीचे से निकलकर नवनिर्मित हिमहाद्वीप पर क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे थे, मानो किसी ऐसे राज्य का स्थानांतरण हो रहा हो जिसका समय कभी जम गया था। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।